जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हम एक छोटा सा अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं। सुपर ओवर बैच, काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर आपका नया बैच कब शुरू हो रहा है, मैं 2022 अटेम्प्ट के लिए। तो सुपर ओवर बैच शुरू हो रहा है 16 फेब से, जिसमें कॉस्टिंग जो है वो आपके सचिन गुप्ता सर लेने वाले हैं, SCMP, DT दुर्गेश सिंह सर लेने वाले हैं, IDT मैं लेने वाला हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स का बैच जो है मार्च सेकेंड वीक में शुरू होगा। बाकी के जो बैचेज है, जैसे सचिन गुप्ता सर का जो कॉस्टिंग है वो 16 फेब से आपका शुरू हो जाएगा, दुर्गेश सिंह सर का भी ऑलमोस्ट 22 फेब से शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इनका सब्सक्रिप्शन प्लान मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अगर आप ग्रुप 1 लेते हैं, सॉरी ग्रुप 2 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 4 मंथ्स का 9900 में MGST कोड यूज करने पे आपको मिल जाएगा एडिशनल डिस्काउंट। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन प्लान भी है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगी, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज रेगुलर बेसिस पे होगी। और ऑफर स्टार्ट फ्रॉम टुडे, अचीव मेगा सक्सेस विद मेगा ऑफर। अभी एक मेगा ऑफर चल रहा है CA फाइनल ग्रुप 2 के लिए, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। 4 मंथ्स का 7776 में आपको अवेलेबल हो रहा है। तो अगर आप लेते हैं MGST कोड यूज करते हैं तो अभी आपको 7776 में अवेलेबल हो जाएगा 4 मंथ्स का बैच। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ के अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान है यहाँ पर ना। CA फाइनल आइकॉनिक का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। आइकॉनिक के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि आइकॉनिक 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ के लिए होता है। इसमें आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 और उनका कॉम्बो की स्कीम्स भी अवेलेबल है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म इसमें आपको अवेलेबल होगा, जिसमें एक सिंगल क्लिक पे मेंटर आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल होंगे। पर्सनल कोचिंग जिससे फीलिंग आएगी, डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेस होंगे, इवेलुएट टेस्ट सीरीज होगा। 3 टेस्ट में पढ़ ले जाएंगे, 40%, 80%, 100% सिलेबस का, जिसको चेक करके कॉपीज आपको दी जाएगी, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ रहे तो वो आपको बताई जा सके, ताकि एग्जाम में वो गलतियां आप ना दोहराएं। बाकी वीकली टेस्ट रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जो प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ सेशन होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, स्ट्रक्ट कोर्स एंड डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपके ना। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सर्विस, सेक्शन 65B, सर्विस सप्लाइड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मिनरल डिस्पैच्ड बाय द माइनिंग लीज होल्डर। समझा? नहीं समझा? चलो एक डायग्राम से समझाता हूँ, फिर हम इसको पढ़ते हैं। इधर देखना, ये स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कंपनी है केयर लिमिटेड, उसको राइट्स दिए, इसको माइनिंग लीज होल्डर बनाया, इसको माइंस लीज पे दी, मान लो 10 करोड़ में दी, 10 करोड़ में। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है बेटा कि ये माइंस के लिए पैसा कलेक्ट करें, मगजमारी करें। तो वो क्या करते हैं, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर देते हैं और उनसे लमसम एक पैसा ले लेते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने केयर लिमिटेड को एक माइंस लीज पे दे दी, अमाउंट रखा 10 करोड़ रुपीज़ का। अब गवर्नमेंट ने बोला कोई एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है, मैंने कहा मैं बनना चाहता हूँ, मैं हूँ MG। मैंने गवर्नमेंट को बोला क्या करना है, गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई महेश गौड़, तुम हमको 8 करोड़ रुपीज़ दे दो आज, और तुम केयर लिमिटेड से वसूल करते रहना हमारे भी यहाँ पे। हम तुमको राइट देते हैं कि तुम केयर लिमिटेड से वसूल करके पैसा रखो। ओके, हम तुमको राइट देते हैं, ये ठीक है। 10 करोड़ रुपया मिलेगा, तुम आज हमको 8 करोड़ दे दो। तो मैंने कहा बात तो सही, 2 करोड़ कमा लूँगा मैं। अब गवर्नमेंट को क्या है, टेंशन ही खत्म, बार बार केयर लिमिटेड से पैसा लेना करने का झंझट ही खत्म किया। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला ठीक है। अब गवर्नमेंट ने मुझे सर्विस दी, ये सप्लाई मैं रिसिपेंट, क्या सर्विस दी, राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी। जो माइनिंग लीज होल्डर है वो जो रॉयल्टी पे करेंगे, वो रॉयल्टी कलेक्ट करने का राइट दे दिया। बदले में मैंने इनको कंसिडरेशन दिया, कंसिडरेशन कितना दिया, 8 करोड़ रुपीज़ प्लस GST। ये GST का अमाउंट कितना आएगा देख लो, 18% लेते हैं, 1.44 करोड़। ये अब इधर देखना, मैं
माइनिंग लीज होल्डर जो है वो मुझे पेमेंट करता है, पेमेंट कितने का, ₹10 करोड़ प्लस GST 1.8 करोड़। अब इधर देखना, मैं वो जो 8 करोड़ है, सॉरी 1.8 करोड़ है, वो डिपार्टमेंट को पे कर दूंगा GST का अमाउंट 1.8 करोड़ माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका ITC ले लूँगा किसका, 1.44 CR का। तो कितना पे करूँगा, क्योंकि देखो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी इनको 1.44 CR जो उन्होंने मुझसे लिया था, और मैं वो क्रेडिट ले लूँगा 1.8 माइनस 1.44 CR 0.36 ओके, इतना मैंने पे कर दिया 0.36 करोड़, ये मैं पे कर दूंगा डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि यार देखो, डिपार्टमेंट ने सोचा भाई हमारे को तो 0.36 महेश गौड़ से मिला और 1.44 CR स्टेट गवर्नमेंट से मिला, तो टोटल 1.8 करोड़ मिला है, क्यों ना इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। और गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट क्या किया, ये कर दिया कि भाई ये वाला जो अमाउंट है महेश गौड़, ये हम तुम्हारा एग्जम्प्ट कर देते हैं। अब ये एग्जम्प्ट कर देंगे तो मैंने पे ही नहीं किया। बोले तुम जितना ये कलेक्ट कर रहे हो ना 1.8 करोड़, ये पूरा डिपार्टमेंट को दे देना। तो जब ये एग्जम्प्ट हो जाएगा तब इसका इम्पैक्ट देखना, मैं ये ITC नहीं ले पाऊंगा। क्यों, ITC तो तब लूँगा ना जब मैंने पे किया हो गवर्नमेंट को, मैंने पे ही नहीं किया क्योंकि एग्जम्प्ट हो गया था ये। तो मुझे पूरा अमाउंट डिपार्टमेंट को पे कर देना है, पूरा अमाउंट 1.8 CR। यहाँ तक सब सही चल रहा था, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया। क्या डाल दिया, देख भाई ERCC महेश गौड़, हम ये एग्जम्पशन तो तुझे दे रहे हैं, बट एक कंडीशन है। मैंने कहा क्या कंडीशन, बोले तूने जितना पैसा हमको दिया है ना, जितना GST हमने तेरा माफ़ किया 1.44 करोड़, उतना कम से कम तू यहाँ से कलेक्ट करे के लिमिटेड से। अगर उतना कलेक्ट नहीं कर पाया, के लिमिटेड डूब गया, पैसा डूब गया तेरा, तो याद रखना जितना हमने तेरा माफ़ किया है ना, उतना कम से कम डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए, उतना मिलना चाहिए डिपार्टमेंट को कम से कम। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो तुझे अपनी पॉकेट से पे करना होगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। इसी एग्जाम्पल को वापस से लेता हूँ, इधर देखना। ना इसी एग्जाम्पल को वापस से लेता हूँ, इधर देखना। 8 करोड़ प्लस जो GST मेरा लगता वो गवर्नमेंट ने कर दिया एग्जम्प्ट, कितना 1.44 CR एग्जम्प्ट कर दिया। ओके, ये अमाउंट एग्जम्प्ट हो गया। अब मैंने के लिमिटेड से कलेक्ट किया, मान लीजिए 7 करोड़ रुपीज़ ही, तो मुझे GST भी 7 करोड़ पे दिया के लिमिटेड ने, 1.26 करोड़ GST, जबकि मेरा एग्जम्प्ट कितना होता है GST 1.44 करोड़, बराबर 1.44 करोड़ एग्जम्प्ट हुआ। अब जब मैं डिपार्टमेंट को GST का अमाउंट पे करूंगा तो मुझे ये 1.26 करोड़ तो पे करना ही करना है, प्लस जितना मेरा एग्जम्प्ट हुआ उसके बीच का कितना डिफरेंस है, 1.44 करोड़ कम से कम मुझे देना होगा डिपार्टमेंट को। तो जो बाकी का अमाउंट है GST का, बाकी का जो GST का अमाउंट है वो मुझे पे करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से, बराबर है। और वो कितना हो गया, 0.18 CR, ये अपनी पॉकेट से ERCC पे करेगा। इसका मतलब ERCC क्या है, रिसिपिएंट है, सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट। तो ERCC रिसिपिएंट है, तो हम यूँ बोल सकते हैं कि ये RCM में टैक्सेबल हो गया, RCM लग गया यहाँ पर, क्योंकि 0.18 करोड़ किसको पे करना पड़ा, रिसिपिएंट को पे करना पड़ा अपनी पॉकेट से। ओके,
तो यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई ये वाला अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, बट एक कंडीशन डाल दी गई है कि जितना एग्जम्प्ट हो रहा है कम से कम उतना के लिमिटेड से जो भी माइनिंग लीज होल्डर है उससे ERCC को कलेक्ट करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। ज़्यादा दिया तब तो वेल एंड गुड, कम दिया अगर तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो अपनी पॉकेट से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना पड़ेगा। ओके, ये पूरी सर्विस है। अब एक काम करते हैं, इसको इस चार्ट से, इस डायग्राम से मैं समझाता हूँ, ये वाले से। ओके, अब इधर देखो, सप्लायर है स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने ERCC, जो मेरा वाला एग्जाम्पल था, अपना जो एग्जाम्पल लिया था उसमें मैं ERCC था, एक्सिस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, जो रिसिपिएंट है। मुझे राइट इशू किया, कौन सा राइट? असाइनिंग राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मिनरल डिस्पैच्ड बाय द माइनिंग लीज होल्डर। अब GST डिपॉजिट बाय माइनिंग लीज होल्डर, माइनिंग लीज होल्डर ने जो मुझे पैसा दिया, जो मैंने डिपॉजिट किया, वो ज़्यादा है, GST एग्जम्प्ट हुआ उससे ज़्यादा। इसका मतलब जानते हैं मेरा एग्जम्पशन कितना था? 1.44 CR, इतना एग्जाम्प्ट किया था गवर्नमेंट ने मेरा। क्या उससे ज़्यादा कलेक्ट किया? जैसे पहला वाला एग्जाम्पल था उसमें 1.8 CR कलेक्ट किया मैंने, ज़्यादा कलेक्ट किया, यस। तो फिर जो एग्जाम्पशन मेरी दी गई है ये 1.44 CR एग्जाम्पशन, वो एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट बोलता नो, इसका मतलब ये 1.8 करोड़ नहीं, मैंने कम कलेक्ट किया 1.44 से। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 1.26 करोड़ मैंने कलेक्ट किया, 1.26 करोड़, 7 करोड़ ही मिला था ना मुझे, ये देखो। तो 1.26 करोड़ मैंने कलेक्ट किया और पे किया, डिपार्टमेंट को डिपॉजिट किया। तो जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट कौन सा? GST एग्जम्प्टेड 1.44 CR माइनस GST डिपॉजिटेड बाय माइनिंग लीज होल्डर 1.26 CR। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 0.18 CR। ERCC शेल पे द डिफरेंस अमाउंट अंडर RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ERCC पे करेगा, एक्सिस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ओके, ये इसकी थियरी है बेटा। अब इसके अंदर आते हैं, सर्विस रिलेटेड टू आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, ध्यान से सुनना। 243G है पंचायत से रिलेटेड सर्विसेज, और ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, हमेशा गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंटल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड सर्विसेज, जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देती है, ड्रेनेज सिस्टम बना करके देती है, बस डिपो बना करके देती है, बस स्टैंड बना करके देती है, रोड वगैरह बना करके देती है। म्यूनसिपैलिटी वाली सर्विस, ये पंचायत वाली सर्विस। इसके बदले गवर्नमेंट अगर आपसे कुछ नॉमिनल अमाउंट चार्ज करती है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। अब इसमें गवर्नमेंट नहीं होती सप्लाई, गवर्नमेंटल अथॉरिटी होती है। कौन होती है? गवर्नमेंटल अथॉरिटी। क्यों? गवर्नमेंट ये राइट किसी अथॉरिटी को दे देता है, तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी वो सर्विस देती है आप लोगों को, वो एग्जम्प्ट होगी। ओके, तो इसमें खाली ये याद रख लेना, आर्टिकल 243G, जी बोले तो गांव, गांव में क्या होती है? पंचायत। 243W म्यूनिसिपैलिटी। ओके, उनकी सर्विसेज हमेशा एग्जम्प्ट होगी, जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी देगी पब्लिक वगैरह को और बाकी सबको। ओके, यहाँ पर ये गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज कंप्लीट होती है बेटा, ठीक है, गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज यहाँ पे कंप्लीट होती है ना बेटा। गवर्नमेंट सर्विसेज के बाद में ये गवर्नमेंट सर्विसेज जो मैंने आपको पढ़ाई है उसका पूरा फ्लो चार्ट है बेटा, सारी सर्विसेज वगैरह का। ओके ना, ये एक बार आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिन्होंने ये चार्ट बना लिया मेरे साथ में तब तो वेल एंड गुड, उनको याद रहेगा, बट जिन्होंने नहीं बनाया फिर वो यहाँ से देखें। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, F। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर 10, ओरिजिनल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उससे पहले जब प्रचार प्रसार हो रहे थे तो आपने सुना होगा, मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपको नहीं लगता है कि सबके पास में एक एक घर होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हम बोलते थे? यस मोदी जी, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब ये बताओ, वो घर मोदी जी और अमित शाह मिलकर के तो खुद बनाने से रहे, वो ढूंढेंगे कि भाई कोई आदमी बना दे। तो उन्होंने क्या 2 स्कीम निकाली, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये जो स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन, ये तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है शहरों के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है जनरली ये शहरों के लिए और गांव वालों के लिए, दोनों के लिए एक तरह से। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल दी। अब निकालने के बाद गवर्नमेंट ने देखा कि भाई बाकी सब चीज़ें तो हमारे पास में है, बट
कोई ऐसा बंदा जो सर्विस दे सके, जो घर बना सके। तो उन्होंने बोला भाई महेश गौड़ को बुलाओ। ये आ गया महेश गौड़ एमजी। मुझे बोला गया महेश गौड़ तुमको प्योर लेबर की सर्विस देनी, प्योर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एक तो था प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, एक होता वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या, मोदी जी मुझे बोल देंगे महेश गौड़ घर तुझे ही बनाने हैं, तो वहाँ पे रेती भी मुझे लानी है, सीमेंट भी मुझे लानी है, टाइल्स मुझे लानी है, आयरन रोड्स मुझे लानी है, मशीनरी मुझे लानी है, लेबर मुझे लानी है, सब कुछ मुझे लाना है जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी। बट यहाँ पे बात हो रही है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन के लिए मैं प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहा हूँ, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट मतलब मटेरियल वगैरह मेरा नहीं, मटेरियल सब गवर्नमेंट वगैरह का उन्हीं का रहेगा, सामने वालों का रिसिपेंट का रहेगा, मुझे सिर्फ जाकर के सर्विस देनी है। कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन में। तो ये जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस में दूंगा ये एग्जम्प्ट हो जाएगी, मुझे जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा। अब मैं सर्विस क्या दूंगा? तो इधर आ जाओ। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ किसके लिए? कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर है उनको कंस्ट्रक्ट करना, उनको इरेक्ट करना, उनकी कमीशनिंग, उनका इंस्टॉलेशन। अब कोई जैसे अंदर मशीन वगैरह इंस्टॉल करना, एसी इंस्टॉल करना, बराबर पंखे इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस। इसका मतलब जानते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन में घर पहले से ही बने हुए हैं, मुझे खाली उनका रिपेयर का काम दिया गया। रिपेयर में भी मुझे सिर्फ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लेबर देनी है मुझे सिर्फ और सिर्फ, कोई मटेरियल वगैरह मेरा नहीं होगा, वो सब उनका होगा, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत करनी है वहाँ पर। तो प्योर लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी पूरा पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, भले मैं रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए दे रहा हूँ। ओके, रिनोवेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ ए सिविल स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें। तो इधर आ जाओ बेटा। एनी काइंड ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू द बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इतना याद रखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस, कमीशनिंग, रीन्स और अपना ये रिनोवेशन बराबर कुछ भी करता हूँ मैं, सब के सब एग्जम्प्ट होंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी इसमें। पहला हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्जम्प्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन। सॉरी, पहले 11 पे आ रहा हूँ, फिर 10A पे आऊँगा। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर क्या बात है, इधर देखना। मोदी जी के कहने पे मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन में सर्विस दी। अब यहाँ पे नाराज़ हो गए कौन? आप नाराज़ हो गए मुझसे। ये आप हो मिस्टर जेड, आप क्यों नाराज़ हो गए? आपने बोला सर हमारे लिए एक सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बनाओ। क्या बनाओ? सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, इसका कंस्ट्रक्शन करो। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का मतलब क्या होता है सर? घर, जो घर आप बनाते हैं वही रो हाउसेस वगैरह। जरूर नहीं रो हाउसेस, रो हाउस हो सकता है, बंगलो हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, चाहे वो 4th फ्लोर की हो, 4th फ्लोर या 10th फ्लोर, या अंबानी के जैसे एंटिला है 30th फ्लोर, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो सकती है। बट वो क्या होनी चाहिए? सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट होनी चाहिए। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही फैमिली रहती हो और सिंगल मीटर हो पूरी बिल्डिंग का, सिंगल इलेक्ट्रिसिटी मीटर, सिंगल वाटर मीटर, जो पानी आता है उसका मीटर भी सिंगल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी सिंगल होना चाहिए। अब एंटिला है 30 माले की बिल्डिंग है, 30 माले की बिल्डिंग बेटा, 28 या 30 माला है शायद, उसकी बिल्डिंग है, उन सबका इलेक्ट्रिसिटी मीटर एक ही है, जितने भी फ्लोर बने हुए सबका, और अंबानी जी पे करेंगे उसका भी। समझ में आया? उन सब का इलेक्ट्रिसिटी मीटर एक ही है, सिंगल मीटर। तो वहाँ पे सिंगल फैमिली रहती है। अब इसमें नौकर चाकर उनके बीवी बच्चे रहते हैं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर सिंगल है पूरी बिल्डिंग का, पानी का मीटर सिंगल है, तो पूरी फैमिली सिंगल ही मानी जाएगी कि एक सिंगल एक परिवार वहाँ पे रहता है और पूरी बिल्डिंग सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट होगी। अब आपने बोल दिया एंटिला के जैसा घर मेरे लिए बनाओ, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, सीमेंट आपका, रेती आपकी, आयरन रोड्स आपके, सब मटेरियल आपका होगा। मैं सिर्फ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दूंगा सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो एग्जम्प्ट होगा। तो इधर आओ बेटा,
सप्लायर, रिसिपिएंट कोई भी हो सकता है। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, सिर्फ 4 ही चीज़ें कवर की है। जबकि इधर देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, इन 4 के अलावा और भी कई चीज़ें कवर की थी। ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं की इस एंट्री में। पर्टेनिंग टू ए सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो एग्जम्प्ट होगा। अब इधर देखो, मैंने बोला कि ठीक है मैं आपके लिए घर बनाऊंगा, मैं आया, मैं आपके लिए एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बना रहा हूँ, चाहे बंगलो बना रहा हूँ, चाहे रो हाउस बना रहा हूँ आपके लिए, चाहे 10 माले की बिल्डिंग बना रहा हूँ आपके लिए, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ना, और प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। आप मुझे 10 करोड़ रुपया देते हैं एग्जम्प्ट, 1 करोड़ देते हैं एग्जम्प्ट, अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहा हूँ। मटेरियल भी अगर मेरा है, लेबर भी मेरी, तो टैक्स लग जाएगा, तो फिर टैक्स लग जाएगा यहाँ पर, ये फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आपका एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है। क्या है बेटा, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है आपकी। क्या है बेटा, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, बहुत पहले की बनी हुई है। अब उसका रिपेयर का काम आपने मुझे दिया, रिपेयर का काम जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि रिपेयर यहाँ पे एग्जम्पशन में कवर नहीं है, खाली कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन कवर है। आज एंटीला, मुकेश अंबानी का एंटीला जो है, वो मुझे बोलते हो एंटीला वाली बिल्डिंग जो है महेश गौड़, उसका रिपेयर करना है, मैं रिपेयर की सर्विस दूंगा, जीएसटी लूंगा मैं उनसे, जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है, उसकी रिपेयर मैं करूंगा तो जीएसटी लगेगा। बट प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन में मैं रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस देता तो एग्जम्प्ट होता। कब, जब प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगलो एंड हाउसिंग हाउस हैविंग मोर देन 1 रूम्स इन ए यूनिट and cannot separated or sold individually as per municipal records, then it would be treated as single residential unit. No GST is payable on aforesaid activity. In short, इतना याद रखने का क्या, इलेक्ट्रिसिटी मीटर एक ही है, सिंगल है, क्योंकि अगर बाइफरकेट हो सकता तो मीटर भी 2 लगाने पड़ेंगे। ओके, चलो, ये जो है आपके 41A 41B, ये बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर कर दिया था। एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स वाला केस में बेटा ये एग्जाम्पशन वहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुकी थी। ओके, ये डायग्राम भी वहाँ पे बना हुआ था बेटा। ओके ना, अब बारी आती है 10A की। 10A क्या है, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू ट्यूबवेल। इधर देखना बेटा, ये खेत है मेरा, ये खेत है बेटा, यहाँ पे ये मेरी फसल उग रही है। सब मैं खेती करता हूँ तो फसल है ना, ना। अब इधर देखना, ये एक ट्यूबवेल है बेटा, ज़मीन के अंदर खड्डा खोद करके ट्यूबवेल बनाई जाती है। तो एक ट्यूबवेल है, ओके, ये ट्यूबवेल से पानी निकलेगा जो इन फसलों के काम आएगा, बट उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये बेटा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है बेटा, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, ये इनको बोलते इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ये। अब ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्होंने क्या किया, जगह जगह खंबे लगा रखे हैं,
इलेक्ट्रिसिटी के, और इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास ऑन होती है यहाँ से। अब ये इलेक्ट्रिसिटी मेरे खेतों में नहीं आ रही है, मेरे खेतों में नहीं आ रही है, तो मैंने क्या किया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, ये गवर्नमेंट की होती है या गवर्नमेंट जिनको लाइसेंस दे देती है उन लोगों की होती है, ऑथराइज्ड पर्सन की, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। मैंने इनको जाकर के बोला कि मेरे खेतों तक अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो उन्होंने बोला कर देंगे, बट 50,000 रुपीज़ लेंगे। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कुछ ये जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड कर दिया और ये इलेक्ट्रिसिटी अब मेरे यहाँ तक भी आ रही है। अब ये जो उन्होंने किया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड किया है, एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके लिए, ट्यूबवेल के लिए या वेल के लिए, कुआं होगा तब भी चलेगा, ट्यूबवेल या वेल के लिए, ताकि मैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकूं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर सकूं, खेती कर सकूं। तो जो मैं पैसा दिया मैंने इनको 50,000 रुपीज़ जो मैंने पे किया, ये एग्जम्प्ट होगा, इस पर जीएसटी नहीं लगेगी। ये क्या होगा बेटा, एग्जम्प्ट होगा, इस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगी। समझ में आया? तो आओ जरा इधर देखो, सप्लायर कौन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो रिसिपिएंट को फार्मर या एग्रीकल्चरलिस्ट। सर्विस क्या है, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करना, इरेक्शन करना, कमिश्निंग करना, इंस्टॉलेशन करना, फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल फॉर द एग्रीकल्चर यूज़, फॉर द एग्रीकल्चर यूज़। मतलब पर्सनल पर्पस के लिए अगर ट्यूबवेल काम में ले रहे हैं तो ये जो 50,000 है उस पर टैक्स लग जाएगा। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ही एग्जम्प्ट रहेगा, तो ही एग्जम्प्ट रहेगा, मतलब खेती के काम में आना चाहिए बेटा। ओके, ये इसका पूरा का पूरा चार्ट है बेटा, वो एक बार आप देख लेना सारी सर्विसेज का एक साथ। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नाउ फ्रेंड्स, अब आते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है उसमें कौन कौन सी सर्विस एग्जाम्प्ट है। देखो, हमने गवर्नमेंट की सर्विस पढ़ी थी, तो गवर्नमेंट की सर्विस में पार्ट PART, उसमें टी क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर में मैंने बोला एंट्री नंबर 15 से लेकर के 21B तक की जो एंट्रीज़ है गुड्स और पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन की, वो एग्जाम्प्ट होती है, उसके अलावा बाकी टैक्सेबल है। अब हम वही एंट्रीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की कौन कौन सी एंट्रीज एग्जाम्प्ट होती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंट्री नंबर 15 पे आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर। बाय एयर अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बराबर, तो वो एग्जाम्प्ट होती है कब, जब आपका एम्बार्किंग प्लेस या डिसएम्बार्किंग प्लेस, एम्बार्किंग मतलब जहाँ से आप फ्लाइट में चढ़ेंगे, बोर्डिंग स्टेशन, बोर्डिंग प्लेस जहाँ से आप फ्लाइट में चढ़ेंगे वो जगह, और डिसएम्बार्किंग जहाँ उतरेंगे फ्लाइट से, दोनों में से कोई भी जगह। जब आप टिकट बनाते हैं तो टिकट में ऐसा लिखते हैं ना बेटा, फ्रॉम आगे टू, वैसा फ्रॉम एंड टू। तो इनमें से कोई सी भी जगह, ये वाली या ये वाली, दोनों में से कोई सी भी जगह अगर सतनाम या बागडोगरा है, या बागडोगरा है, सतनाम या बागडोगरा है, दोनों में से कोई सी भी जगह सतनाम या बागडोगरा है। ओके, उस केस में, उस एक केस में, उस केस में दोनों में से कोई भी जगह या तो सतनाम है या फिर बागडोगरा है, दोनों में से कोई भी जगह, ये या ये वाली। बागडोगरा वेस्ट बंगाल में एक जगह है बेटा, या सतनाम स्टेट, तो फिर जीएसटी नहीं लगता। सतनाम का मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और बागडोगरा। सतनाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल। इनमें से कोई भी जगह है
तो फिर जीएसटी कभी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होगा। तो जब आप टिकट बनाएंगे कभी भी, तो आप टिकट यूँ बनाएं, अगर मुंबई टू दिल्ली, दूसरा टिकट आपने बनाया मुंबई टू त्रिपुरा, तीसरा टिकट आपने बनाया त्रिपुरा टू जयपुर, एक अरुणाचल प्रदेश, टू त्रिपुरा। अब इधर आओ बेटा, मुंबई टू दिल्ली अगर आप बाई फ्लाइट जा रहे हैं, बाई एयर की बात कर रहा हूँ, बाई फ्लाइट की बात कर रहा हूँ बेटा, ये वाली जो सर्विसेज है खाली फ़्लाइट के लिए, ये वाली बाई एयर अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फ़्लाइट की बात हो रही है, तो मुंबई टू दिल्ली टैक्स लगेगा, क्योंकि एम्बार्किंग प्लेस मुंबई है, डिसएम्बार्किंग प्लेस दिल्ली है। मुंबई टू त्रिपुरा जाएंगे तो एग्जम्प्ट है, क्यों? क्योंकि भले एम्बार्किंग प्लेस मुंबई है बट डिसएम्बार्किंग प्लेस त्रिपुरा है। क्या है? डिसएम्बार्किंग प्लेस त्रिपुरा है। तो दोनों में से कोई भी एक जगह सतनाम या बागडोगरा में कवर होती है तो वो एग्जम्प्ट होगी। इधर ये एम्बार्किंग प्लेस त्रिपुरा आ गई, एग्जम्प्ट। इधर अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, ये अब दोनों ही जगह सतनाम और बागडोगरा में, चाहे एम्बार्किंग ले लो चाहे डिसएम्बार्किंग ले लो, दोनों ही जगह ये भी एग्जम्प्ट है। तो जब आप टिकट बनाएंगे तो टिकट पे जो पैसा लगता है ना, एयर फ्रेट जो एयर फेयर आप पे करते हो टिकट पे, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा बेटा। वो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। ये एंट्री नंबर 15, एंट्री 15 में एग्जम्प्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट आओ इधर, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स या नॉन एसी स्टेज कैरियर्स, इसके बारे में आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स। एक है स्टेज कैरियर्स। कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स और स्टेज कैरियर्स क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ी चल रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास में ये खूब सारी बसेस हैं, बराबर है, मेरे पास में खूब सारी बसेस हैं, ये बस हो गई, ये बस हो गई, ये खूब सारी बसेस हैं मेरे पास में। अभी जो बसेस हैं इनको रिलायंस लिमिटेड ने मुझे बोला कि महेश गौड़ सर हमको बस हायरिंग पे चाहिए हमारे स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप के लिए। तो मेरा और रिलायंस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ठीक है मेरी बस रिलायंस के लिए चलेगी, मैं सप्लायर हूँ, रिलायंस जो है वो रिसिपिएंट है, मैं सप्लायर, रिलायंस रिसिपिएंट। मैंने उनको बोला मेरी 2 बसेज आपकी चलेगी जो आपके एम्प्लॉय को पिक एंड ड्रॉप करेगी। अब रिलायंस के मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 1 महीने का, 2 महीने का, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, जितना भी टाइम पीरियड का हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरे और रिलायंस के बीच में। एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हमारे बीच में। वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में, हमारे बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में मेरे और रिलायंस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आई। क्या अंडरस्टैंडिंग आई हम दोनों के बीच में? कि भाई मैंने रिलायंस को बोला कि भाई आप बताओ आपको एसी बस चाहिए या नॉन एसी बस चाहिए? तो रिलायंस ने बोला गौड़ साहब एक एसी दे दो, एक नॉन एसी दे दो। मैंने कहा ठीक है, ये एसी बस है, ये नॉन एसी है। बोला चलेगा। अब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स बोलते हैं इसको।
अब मेरी ये जो एसी बस है इसका मैं भाड़ा लेता हूँ महीने का 2 लाख रुपीज़। नॉन एसी बस का लेता हूँ मैं 1.5 लाख। ये जो 1.5 लाख है ये एग्जम्प्ट होगा, और ये जो 2 लाख है एसी बस का ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स एग्जम्प्ट होता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ पे टूर कवर नहीं होना चाहिए, टूरिज्म नहीं आना चाहिए, ओला उबर रेडियो टैक्सी वगैरह कवर नहीं होगी, यहाँ पर वो कवर नहीं होगी, चार्टर्ड प्लेन कवर नहीं होगा, 3 चीज़ें कवर नहीं होगी, उनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सर समझे नहीं, मैं बताता हूँ। मान लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी को अपने एम्प्लॉय को 10 डेज़ के लिए घुमाने के लिए लेकर के जाना पिकनिक पर 10 दिन के लिए इंडिया टूर करवाना है। टाटा कंपनी ने मुझे बोला गौड साहब आपकी जो मोटर व्हीकल्स है या कैरियज है उसको हमको चाहिए रेंट पे, तो रेंट पे मैं इनको अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। अब ये जो है जो बस दे रहा हूँ, जरूरी नहीं बस हो टैक्स, कोई भी टैक्सी हो, कार हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नॉन एसी होना चाहिए। ये नॉन एसी है, और मैंने रतन टाटा जी को बोला जी 5 लाख रुपीज़ लगेंगे। रतन टाटा जी ने बोला डन। ये जो 5 लाख है ये टैक्सेबल होंगे, भले ये नॉन एसी है। कारण क्या, ये टूर के लिए है, इनके एम्प्लॉय को घूमने फिरने के लिए जाना है, टूरिज्म के लिए जाना है, तो टूर के लिए मैंने ये दिया। तो टूर के लिए अगर मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ तो फिर बेटा उस केस में टैक्स लग जाएगा। टूरिज्म कवर नहीं होगा, चार्टर्ड प्लेन कवर नहीं होगा, रेडियो टैक्सी, ओला उबर। मान लो मेरी एक छोटी सी कार है ये, और ये मैंने ओला में लिस्ट करवा रखी है, तो ओला की और मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे बीच में कि मेरी गाड़ी ओला में चलेगी, तो फिर टैक्स लगेगा। ये नॉन एसी भी होगी ना तब भी टैक्स लग जाएगा, तब भी टैक्स लगेगा, क्योंकि रेडियो टैक्सी कवर नहीं होगी, चार्टर्ड प्लेन कवर नहीं होगा, और दूसरा आपके टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। एक और, मुकेश अंबानी जी का एक दिन फ़ोन आता है, गौड साहब मेरा चार्टर्ड प्लेन ख़राब हो गया, आपका चार्टर्ड प्लेन मिलेगा क्या? मैंने कहा ले जाओ। मैंने अपना चार्टर्ड प्लेन दिया, मैंने कहा बट सुनो कितने टाइम के लिए? बोले 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस केस में वो मुझे पैसा देंगे, जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा बेटा। ओके चलो इधर आ जाओ। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज अदर देन रेडियो टैक्सी के अलावा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, कंडक्ट टूर, चार्टर्ड एटसेट्रा। समझ में आया? तो इधर देखो, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, नॉन एसी होना चाहिए, बट उसमें क्या नहीं आएगा, रेडियो टैक्सी वाला पॉइंट कवर नहीं होगा कि मैंने अगर ओला के साथ टाई अप किया है, ओला को मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैरियज पे दिया है, वो नहीं होगा। और टूरिज्म नहीं आएगा, टूरिज्म के लिए मैं गाड़ी दे रहा हूँ नॉन एसी, तब टैक्स लग जाएगा। और चार्टर्ड वगैरह नहीं आएंगे, चार्टर प्लेन वगैरह नहीं आएंगे। दूसरा नॉन एसी स्टेज कैरियज। अब स्टेज कैरियज क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्टेज कैरियज बेटा ये एक ऐसी बस होती है या ऐसा व्हीकल होता है जिसके एक रूट फिक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक प्राइवेट बस चलती है मान लो, या गवर्नमेंट की बस चलती है, कोई सी भी बस जिसका एक रूट फिक्स है, मुंबई से पुणे, पुणे से सतारा, सतारा से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, ये रूट फिक्स है। अब इस बस में कोई भी पर्सन टिकट खरीद करके चढ़ सकता है, उतर सकता है, और ये इसी रूट से जाती है। अब इसके एग्जांपल ले लो, वोल्वो बस, वोल्वो होती है ना जो एसी होती है, अदर प्राइवेट बसेस, गवर्नमेंट बसेस, सब यहाँ पे कवर होगी। अब इधर देखना, वोल्वो जो एसी होती है उस पर टैक्स लगेगा क्योंकि वो एसी है। इनको बोलते हैं स्टेज कैरियज, इन गाड़ियों को क्या बोलते हैं, स्टेज कैरियज, जिनका रूट फिक्स होता है, जिनमें कोई भी टिकट लेकर के चढ़ सकता है और उतर सकता है, उसका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बराबर है। प्राइवेट बसेज अगर ये एसी है तो टैक्स लगेगा, नॉन एसी है तो ही एग्जम्प्ट होगा। गवर्नमेंट बसेस एग्जम्प्ट होगी कब, इफ नॉन एसी है तो, अगर वो स्टेज कैरियज में कवर हो रही है, स्टेज कैरियज में। ओके आ जाओ जरा यहाँ पर,
नॉन एसी स्टेज कैरियर्स एग्जाम्प्ट, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स जो है वो आपके एग्जाम्प्ट होगा। नेक्स्ट एंट्री नंबर 16, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर एम्बार्किंग फ्रॉम टर्मिनेटिंग एट रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग्स। चलो आ जाओ, पहले मैं समझा देता हूँ फिर हम इसको रीड करेंगे। आओ इधर ध्यान से सुनना। ये दो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट नए नए बने हैं, जैसे तो छोटे मोटे एयरपोर्ट बनते हैं, जैसे किशनगढ़ है अजमेर के पास में, वहाँ पे एक एयरपोर्ट बना। अब मुंबई से वहाँ पे फ्लाइट जाती है, हार्डली 4 या 3-4 पैसेंजर जाते हैं वहाँ पर। तो अब वो जो एयरपोर्ट है वहाँ पे कौन फ्लाइट चलाना चाहेगा? तो वैसे एयरपोर्ट है ना, उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट का सिस्टम चालू किया गया, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट है, दोनों एयरपोर्ट को, जैसे कोई भी एयरपोर्ट, कोई भी दोनों में से एक एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में हो, या दोनों भी हो सकते हैं, पर दोनों में से मिनिमम एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का एयरपोर्ट हो। मान लो यहाँ से वहाँ तक जाने में फ्लाइट की टोटल कॉस्ट आती है 10 लाख। अब इसमें जो पैसेंजर है वो टिकट खरीदते हैं, एयर टिकट, और उनका जो कलेक्शन होता है वो होता है मान लीजिए 4 लाख। ये जो 4 लाख रुपीज़ है ये टैक्सेबल होता है, क्योंकि खाली एयरलाइंस का कब टैक्स नहीं लगता, जब सतनाम या बागडोगरा में से कहीं पे जा रहे हो तो, अदरवाइज़ लगेगा, जा रहे हो या आ रहे हो सतनाम या बागडोगरा, तो ये तो वहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे टैक्स लगेगा। बट अभी भी लॉस कितना हो गया, बैलेंस 6 लाख। तो कौन सी एयरलाइंस यहाँ पे चलेगी बेटा, ये बताओ कौन सी एयरलाइंस चलेगी यहाँ पर? कोई चलना चाहेगा यहाँ पर? भाई लॉस हो रहा है ना, लॉस में कौन चलाएगा वहाँ पर? तो गवर्नमेंट ने मुझे बोला महेश गौड़ सर आपकी एमजी एयरलाइन से, मैंने कहा बिल्कुल है। बोले आप चलाए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में, मैंने कहा मैं तो नहीं चलाऊंगा, क्योंकि 10 लाख कॉस्ट आती है, मुश्किल से 4 लाख रुपया वसूल होता है, 6 लाख का नुकसान होता है। गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो गैप आ रहा है ना आपका, ये गैप, इसको हम फिल करेंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू, वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ के थ्रू इसको फिल करेंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ के थ्रू ये गैप पूरा आपको भरना होगा, ये फिल करना होगा, ये गवर्नमेंट फिल करेगी। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू गवर्नमेंट मुझे 6 लाख रुपीज़ देगी। जब ये 6 लाख मिलेगा, जस्ट लाइक एक सब्सिडी टाइप का समझ लो, ग्रांट टाइप का समझ लो, ताकि वहाँ पर मेरी फ़्लाइट जा सके, चला सकूँ मैं। ये अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, इसके लिए एग्जम्पशन है एंट्री नंबर 16 में, ये अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। अब इसमें मैं सर्विस किसको दे रहा हूँ? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के कहने पे चला रहा हूँ, मुझे पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। कौन देगा? गवर्नमेंट देगी ये पैसा मुझे वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू, तो ये पैसा मुझे गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट को मैं सर्विस दे रहा हूँ, ये वाला पैसा एग्जम्प्ट होगा। तो इधर आओ बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट accompanied belongings by air embarking from और टर्मिनेटिंग एट, या तो एम्बार्किंग हो रहा है या टर्मिनेटिंग हो रहा है, आप या तो जा रहे हो या उतर रहे हो या चढ़ रहे हो वहाँ से, एट ए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग। कंसिडरेशन की किस फॉर्म में आ रहा है? वायबिलिटी गैप फंडिंग की फॉर्म में आ रहा है। दिस प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल ऑन और आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ओके,
कोई डाउट? मतलब जब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट शुरू हो गया, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट शुरू हो गया, उसके बाद 3 साल तक ये एग्जम्पशन मिलेगी, उसके बाद में नहीं मिलेगी। ओके, चलो नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रोड, रेल और वेसल्स। बेटा इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा जेनेलिया डिसूजा की। आ जाओ इधर, कहानी है जेनेलिया डिसूजा की। बेटा मुंबई में एक जगह है घाटकोपर, घाटकोपर ये एक ऐसी जगह है जो पोश एरिया में मानी जाती है, मुंबई के सेंट्रल साइड में एक अच्छी जगह मानी जाती है। यहाँ पर जेनेलिया डिसूजा रहा करती थी। दूसरी जगह एक है अंधेरी, ये वेस्टर्न लाइन में होती थी। एक मुंबई सेंट्रल, बाहर गांव जाने वाली ट्रेन यहाँ से बनती थी। एक बार भयंकर दंगा हो गया महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से ये ट्रेन की लाइन है, लोकल ट्रेन वगैरह चलती है, ये मेट्रो की लाइन है, इधर ये जो एरिया है ये समुद्र है, ये समुद्र है। अब हुआ क्या था, एक बार भयंकर दंगा हो गया। दंगा होने की वजह से ये जो एरिया है ना, ये एरिया पूरा, ये एरिया पूरा, इस पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया कि कोई भी आ जा नहीं सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, खाली पैसेंजर ट्रेन जा सकती थी। अब मुंबई सेंट्रल से एक पैसेंजर ट्रेन चलती है और वो ट्रेन जा रही थी जेनेलिया डिसूजा के गांव में। जेनेलिया डिसूजा जो एक्ट्रेस है गांव जाने वाली थी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जेनेलिया डिसूजा घाटकोपर में रहती थी। अब उसको ये समझ में नहीं है कि मुंबई सेंट्रल तक पहुँचे कैसे। सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ था, हालत ख़राब थी, और ट्रेन मुंबई सेंट्रल के बाद सीधा गुजरात में रुकेगी और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। तब जेनेलिया डिसूजा ने एक ऑटो रिक्शा वाले को पकड़ा। किसको पकड़ा? ऑटो वाले को। बोला भाई तू चलेगा? ऑटो वाले ने बोला देवी माफ़ करो, इतना दूर तो नहीं जा सकता मैं। ऑटो वाले ने बोला एक काम करता हूँ, मैं घाटकोपर मेट्रो स्टेशन छोड़ देता हूँ आपको। तो जेनेलिया डिसूजा ने सोचा चलो मेट्रो स्टेशन जाती हूँ, और ये मेट्रो की लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये मेट्रो की है। मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम जो अब ये चालू थी क्योंकि अंधेरी तक जाती है। तो ऑटो वाले ने उसको मेट्रो स्टेशन छोड़ा। मेट्रो ट्रेन में बैठ करके वो अंधेरी स्टेशन उतरी जेनेलिया डिसूजा। कहाँ उतरी? अंधेरी। तो देखो ऑटो वाले ने उसको छोड़ा मेट्रो से सीधा ही वो कहाँ? अंधेरी स्टेशन। जब अंधेरी स्टेशन वो पहुँच गई तब उसने देखा कि यहाँ पे कोई लोकल ट्रेन तो चल ही नहीं रही है, मुंबई सेंट्रल कैसे जाए। तब इसने देखा कि भाई यहाँ पर एक काली पीली टैक्सी है। वो फिल्मों में आपने देखा होगा काली पीली टैक्सी होती है, जो मीटर्ड कैब बोलते हैं जिसको, जिसमें मीटर गिराते हैं फिर वो टैक्सी चलती है, मीटर कैब। तो मीटर कैब थी। जेनेलिया डिसूजा इसके पास में गई, बोले टैक्सी वाले भैया मुंबई सेंट्रल जाओगे? इसने बोला नहीं। तो बोले एक काम कीजिए, समुद्र के किनारे छोड़ दीजिए मुझे। बोले सुसाइड करोगी क्या? बोले नहीं, मैं कोई दूसरा रास्ता जुगाड़ लगाऊंगी, मुझे कैसे भी करके मुंबई सेंट्रल पहुंचना है। ये जो काली पीली टैक्सी वाला है ना, काली पीली टैक्सी वाला, ये उसको लेकर के समुद्र के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक यॉट थी, यॉट फेरी। जेनेलिया डिसूजा इस फेरी में बैठी, यॉट में, जिसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। क्या बोलते हैं? इनलैंड वाटरवेज, जो इंडिया के पानी में चलती है। इनलैंड वाटरवेज जो इंडिया के पानी में चलती है, ये इनलैंड वाटरवेज में बैठी जेनेलिया डिसूजा। अब पानी में तो कर्फ्यू था नहीं, ये आते 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 यहाँ पे उतर गई मरीन ड्राइव में। फिर यहाँ से उतर करके वो मुंबई सेंट्रल गई टैक्सी करके, क्योंकि इधर कर्फ्यू था नहीं। जब वो मुंबई सेंट्रल पहुंची, रेल के एसी टिकट सारे बिक चुके थे, फर्स्ट क्लास के सारे सेल आउट हो चुके थे, स्लीपर कोच या जनरल वाले
सिर्फ वही बचे थे। बेचारी ने ये टिकट खरीदे और ये टिकट लेकर के अपने गांव गई। तब से उस जेनेलिया डिसूजा को ट्रेन में चलने का फोबिया है, फोबिया। अब बेटा इस कहानी में जिन जिन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मैंने नाम लिया ना, उन पे कभी जीएसटी नहीं लगता जब आप उनको पैसा देते हो तो। अब वापस से एक एक करके सुनना, वापस से बता रहा हूँ मैं। पहला ऑटो, ऑटो से गई ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले को आप पैसा दोगे उस पर कभी जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, ये जो है ये एसी भी होंगे ना, एसी जैसे दिल्ली में मेट्रो चलती है एसी, मुंबई में मेट्रो चलती है एसी, तब भी जीएसटी नहीं लगेगा, भली एसी हो तब भी जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। मीटर कैब, जो काली पीली टैक्सी, रेडियो टैक्सी नहीं, रेडियो टैक्सी तो ओला उबर ये सब होते हैं, वो नहीं, वो होंगे तो टैक्स लगेगा। मीटर कैब काली पीली टैक्सी होती है जिसमें मीटर गिराया जाता है फिर वो टैक्सी चलती है, बराबर, वो एग्जम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज, जो इंडिया के पानी में चलने वाले वेसल्स वगैरह, बट क्रूज नहीं होना चाहिए, टूरिज्म के लिए नहीं होना चाहिए, नॉट फॉर टूरिज्म पर्पस, नॉट फॉर टूरिज्म। टूर तो यार देखो, टूर तो अगर लिखा हुआ भी आ जाए ना कहीं पे, आंख बंद करके बोल देना कि जीएसटी लगेगा। टूर लिखा हुआ है, आंख बंद करके बोल देना कि जीएसटी लगेगा। समझ में आया? तो टूर लिखा हुआ है मतलब जीएसटी लगेगा, आंख बंद करके। समझ में आया? तो नॉट फॉर टूरिज्म। अब यहाँ से देखो, आप निकले, मरीन लाइन्स पहुँचे, मरीन लाइन्स में उसने क्या किया, फिर वहाँ से रेल में गया, रेल में एसी का मिला, नहीं मिला, तो एसी पे जीएसटी लगता है, फर्स्ट क्लास पे जीएसटी लगता है। इन दो को छोड़ करके, एसी और फर्स्ट क्लास को छोड़ करके बाकी और कोई भी ट्रेन का टिकट लोगे तो एग्जम्प्ट है, तो ये वाला एग्जम्प्ट है। तो ये पूरी कहानी है जिससे आपको ये पता लग जाए। तो देखो इनलैंड वाटरवेज में क्रूज वगैरह रहा तो जीएसटी लगेगा, क्रूज टूरिज्म के लिए होता है तो जीएसटी लगेगा बेटा। अब इधर देखो, आ जाओ यहाँ पर, पहला ऑटो रिक्शा, कहानी के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा। ऑटो रिक्शा के बाद कहाँ गया वो, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे। अब एरियल ट्रामवे नहीं आएगा, जो रोप वे होती है ना, रोप वे, उस पर जीएसटी लग जाएगा। एरियल ट्रामवे एग्जम्प्ट नहीं है। रोप जो रस्सी के ऊपर उड़न खटोला चलता है ना, रस्सी के ऊपर, कई बार पहाड़ों पे जाते हो तो पहाड़ों पे जाने के लिए एक उड़न खटोला या इसको बोलते हैं रोप वे, बराबर है। एरियल ट्राम वो जो जाता है उस पर जीएसटी लग जाएगा, जो रस्सी के थ्रू जाता है। उसके बाद वो वहाँ से मीटर कैब, मीटर कैब वहाँ से फिर इनलैंड वाटरवेज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस, टूरिज्म वाला नहीं होना चाहिए, इन ए वेसल्स बिटवीन प्लेस लोकेटेड इन इंडिया। तो देखो मुंबई से गोवा गया मैं, अगर मुंबई से गोवा गया बट क्रूज़ में गया तो जीएसटी लग जाएगा, नॉर्मल वेसल्स में गया तो नहीं लगेगा। उसके अलावा रेलवे इन ए क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी, एसी और फर्स्ट क्लास को छोड़ करके कोई सा भी, एसी और फर्स्ट क्लास को छोड़ करके कोई सा भी, ओके। चलो ये चार्ट है बेटा पूरा, बाय एयर, बाय रेल, बाय वेसल्स, बाय रोड, सबका, ओके। जो ऊपर पड़ा है ना, इन सब की समरी आ गई है इसी चार्ट में, ओके। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर ना बेटा। अब हम आ रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे। अब देखो, अब हम वो पढ़ने वाले, जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और उसका जो फ्रेट होता है ना, उसका फ्रेट, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, भाड़ा जो आप दोगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये अलग अलग केस से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एंट्री नंबर 18 पे आते हैं। एंट्री नंबर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये क्या बोलता है कि भाई दो चीज़ों के बारे में, कि ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड हो रहा है अगर, बराबर, या इनलैंड वाटरवेज है। इनलैंड वाटरवेज का मतलब इंडिया का वेसल्स या इंडिया का कोई भी बोट या योट वगैरह जो इंडिया के पानी में चलती है, इंडिया के पानी में चलती है। जैसे मुंबई से गोवा माल भेजा, मुंबई से पोर्ट ब्लेयर माल भेजा, कांडला पोर्ट से चेन्नई माल भेजा, वो सब इनलैंड वाटरवेज है। जो वो वेसल्स जो इंडिया के पानी में चलेंगे, इंडिया के रिवर में चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स लेकर के जाते हैं, उनको जो भी पैसा दोगे, जो भी भाड़ा दोगे, वो एग्जम्प्ट होगा।
बाय रोड जो होता है उसमें दो केस है, एक तो जीटीए या कुरियर, दूसरा अदर केसेस। जीटीए और कुरियर जो है ना, ये इस पे टैक्स लगता है, बट जीटीए में भी कुछ चीज़ें एग्जम्प्ट होती जो हम आगे पढ़ेंगे। अदर केसेस पूरा एग्जम्प्ट होगा। ये एंट्री नंबर 18 बोलता है बेटा। सर ये अदर केसेस क्या होते हैं, चलो मैं बताता हूँ बेटा अदर केसेस क्या होते हैं। मान लीजिए मुझे कोई गुड्स मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, तो वो हाथ गाड़ी होती है ना, हाथ गाड़ी ठेले के थ्रू, या एक ऐसा टेम्पो होते हैं छोटा सा यूं, ऐसे टेम्पो होते हैं, ये रिक्शा का मुंह लगा हुआ होता है, आगे छोटे टेम्पो होते हैं, वो हो गया। ये एक छकड़ा गाड़ी कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। एक बाइक होती है, बराबर है, और उसके पीछे एक ट्रोला यूं बंधा हुआ रहता है, बाइक के पीछे एक ट्रोला बंधा हुआ रहता है, बराबर है। वो छकड़ा गाड़ी जिसमें आगे बाइक का मुंह होता है और पीछे ट्रोला होता है। तो वो सब जीटीए नहीं है, क्योंकि जीटीए के लिए मैंने क्या बोला, जीटीए वो होता है जो कंसाइनमेंट नोट इशू कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, कंसाइनमेंट नोट इशू कर सकता है, उनको जीटीए बोला जाता है जो कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं बेटा। ओके, तो ये क्या है आपके छकड़ा गाड़ी, ये टेम्पो, छोटा टेम्पो जो जीटीए की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। हाथ गाड़ी, हाथ से माल ले जाना, ठेले से माल ले जाना, बराबर है। एस एक छोटा हाथी एस करके एडवर्टीजमेंट देखा होगा आपने, वो ऐसा ट्रोला होता है, इस टाइप का, बराबर है। तो इनके थ्रू अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा तो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि बाई रोड हो रहा है। और ये लोग जीटीए नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है। जीटीए क्या होता है, जिसको ऑल इंडिया लेवल पे गुड्स को ले जाने की परमिशन होती है, ऑल इंडिया परमिट होता है जिसके पास में, उसको जीटीए बोला जाता है बेटा, बराबर है। समझ में आए, जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। तो ये जो है ना, ये सब एग्जाम्प्ट होंगे, ये सब एग्जाम्प्ट है बाई रोड। अदर केसेस एग्जाम्प्ट होंगे जीटीए कुरियर को छोड़ करके। जीटीए और कुरियर का मैं आगे बताऊंगा, जीटीए का बताऊंगा, कुरियर तो टैक्सेबल है, कुरियर तो हमेशा टैक्सेबल होगा। जीटीए का कुछ केस में एग्जम्पशन मिलता है, बट वो आगे डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ ए जीटीए और ए कुरियर एजेंसी। मतलब बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन हमेशा एग्जम्प्ट होगा, खाली जीटीए और कुरियर को छोड़ करके। दूसरा, इनलैंड वाटरवेज हमेशा एग्जम्प्ट होगा, बाय इनलैंड वाटरवेज। गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इनलैंड वाटरवेज के थ्रू हो रहा है। अब बारी आती है आगे एंट्री नंबर 19 की, 19A की, 19B की और 19C की। तो 19, 19A, 19B इनको मैं एक ही साथ ले रहा हूँ, फिर 19C लेते हैं। ओके, आ जाओ इधर। ना बेटा, यूँ समझो, ये है इंडिया, ये है यूएसए। अब इधर देखना, यूएसए से इंडिया में कोई गुड्स आता है, यूएसए से इंडिया में कोई गुड्स आता है। अब ये जो गुड्स आता है, तो या तो बाई एयर आएगा या बाई वेसल्स आएगा, और भाड़ा लगेगा। तो जो फ्रेट है, पेड ऑन इंपोर्ट, मान लो ₹2 लाख है, उसका क्या होगा, उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। तो ये क्या बोलता है, ये जो गुड्स आया किसके थ्रू आया, बाई एयर आया, एयर फ्रेट, बाई वेसल्स आया, एयर फ्रेट और वेसल्स, बराबर है। बाई एयर आया या बाई वेसल्स आया। अब यहाँ पे देखना बेटा, एयर फ्रेट जो है वो एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 19 में, बट बाई वेसल्स के थ्रू आया तो टैक्स लगेगा।
तो टैक्स लगेगा। और टैक्स लगेगा किस में, इधर देखना, सप्लायर अगर टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब वेसल्स का जो ओनर है वो टैक्सेबल टेरिटरी का मान लो उसकी लोकेशन, सप्लायर अगर टैक्सेबल टेरिटरी का है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा। और सप्लायर अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब जो वेसल्स का मालिक है, वेसल्स की जो कंपनी है, जिस कंपनी का वेसल्स जो इंडिया में आ रहा है वो यूएसए का है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, तो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होता है, इंपोर्टर पे करता है। ये आपने आरसीएम वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसका मतलब इन शॉर्ट वेसल्स के थ्रू गुड्स इंडिया में आया, वेसल्स के थ्रू गुड्स इंडिया में आया तो बेटा हर हाल में टैक्स लगना ही लगना है। लेकिन अगर बाई एयर अगर इंडिया में आया तो एग्जम्प्ट हो जाएगा फ्रेट एंट्री नंबर 19 में। ना यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बारी आती आगे, गुड्स अगर इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रहा है, इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रहा है गुड्स, तो फ्रेट क्या होगा, तो इधर देखो फ्रेट पेड ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स। इधर देखना बेटा, ये एक्सपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, बाय एयर या बाय वेसल्स, बाय एयर या बाय वेसल्स हो रहा है, बराबर है। अब इधर देखना, बाय एयर अगर हो रहा है तो एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 19 है में, और बाय वेसल्स अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो भी फ्रेट एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 19B में। तो 19 है 19B समझ में आया, दोनों एक्सपोर्ट फ्रेट की बात कर रहे हैं, और 19 किसकी बात कर रहा है, इंपोर्ट की बात कर रहा है, वो भी एयर फ्रेट की खाली। वेसल्स से अगर गुड्स इंपोर्ट किया तो टैक्स लग जाएगा बेटा आप लोगों को, ओके टैक्स लग जाएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, देखो एंट्री नंबर 19, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन क्लियरेंस इन इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहा है, एग्जम्प्ट। दूसरा है सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया से आउटसाइड इंडिया अगर जा रहा है तब भी एग्जम्प्ट, ओके। ये एंट्री नंबर 19 है, बट ये बाई एयर है। 19B बाई वेसल्स, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल्स फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया, एग्जम्प्ट होगा, ओके। अब बारी आती है 19C की। 19C क्या बोलता है, इधर देखना बेटा, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पे लॉन्च करने के लिए एक इसरो होता है, इसरो का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। सैटेलाइट लॉन्च सर्विस इसरो, ओके। ये सैटेलाइट को लॉन्च करता है, ये है इंडियन गवर्नमेंट इंडिया, ये यूएसए। यूएसए को एक सैटेलाइट लॉन्च करवानी थी इसरो से, यूएसए को एक सैटेलाइट लॉन्च करवानी थी इसरो के थ्रू। तो यूएसए ने क्या किया, इसरो को बोला भाई हमारी एक सैटेलाइट है जो लॉन्च करोगे क्या, भेजोगे क्या इंडिया के बाहर, बोले ठीक है, सॉरी अंतरिक्ष में भेजोगे क्या, बोले ठीक है। अब इधर देखना, सप्लायर कौन है, इसरो, रिसिपिएंट कौन है, यूएसए। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ बेटा मैं यहाँ पर क्या होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो ना, प्लेस ऑफ सप्लाई उसमें सेक्शन 13 लगता है, जो आप प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ोगे। क्या लगता है बेटा, सेक्शन 13। जो आप प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ोगे सेक्शन 13।
सेक्शन 13 एप्लीकेबल होता है यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई का। ये जो सेक्शन 13 है उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो जगह जहाँ पे गुड्स को भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर इसरो यूएसए के गुड्स को कहाँ भेज रहा है बेटा, कहाँ भेज रहा है, अंतरिक्ष में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी अंतरिक्ष। तो यूएसए जो है, मान लीजिए उसने 10 करोड़ रुपया दिया 10 करोड़, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई अंतरिक्ष, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, वहाँ पे तो जीएसटी लगता नहीं है, तो नो जीएसटी। लेकिन यहाँ पर वही सैटेलाइट मान लो इंडियन गवर्नमेंट के लिए भेजी इन्होंने, ये इंडियन गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, ये सप्लायर इंडियन गवर्नमेंट रिसिपिएंट, तो इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है इंडिया में, और वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह मानी जाती है जहाँ पे आप रजिस्टर्ड होते हो। क्या होते हो, रजिस्टर्ड होते हो। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी इंडिया, इंडिया में रजिस्टर्ड इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडिया सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। ये आगे आप पढ़ोगे, जब प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। मैं रीज़न बताता हूँ कि इसको एग्जाम्शन में क्यों लेकर के आए थे इसरो वाली को, वो रीज़न समझा रहा हूँ। अब हुआ क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने जो 10 करोड़ रुपया दिया उस पर टैक्स लगेगा, जबकि यूएसए गवर्नमेंट इसरो को पैसा दे रही है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो प्रोविजन है सेक्शन 13 का प्लेस ऑफ सप्लाई का, उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के जो प्रोविजन बनाए गए हैं उसमें यह कि जहां पे रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होता वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, और इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया हो गई वहां पर, तो यहां पर जीएसटी लग जाएगा। अब मोदी गवर्नमेंट ने सोचा ये क्या हो गया कि इसरो यूएसए को सर्विस दे 10 करोड़ तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट इसरो अगर हमको सर्विस दे तो जीएसटी लगेगा। अब बोले क्या करें, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन में चेंज कर दें, तो मोदी जी ने बोला सब में चेंज मत करो भाई, एक काम करो, एक नई एंट्री बना दो, एंट्री नंबर 19C, और उसमें लिख दो कि ये इसरो या अंतरिक्ष स्पेस वाले जो भी है जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं इंडिया से, वो एग्जम्प्ट होगी, उनकी वो सर्विस एग्जम्प्ट होगी। जब एग्जम्प्ट होगी तो ऑटोमेटिक ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगी। बोला आइडिया तो बढ़िया है। तब जाकर के 19C को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी तरह से 19C आई। तो इधर देखो 19C, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, या अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये तीन ही है जो इंडिया से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। बोले ये लोग जो सर्विस देते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग की, वो एग्जम्प्ट होगी। वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। सर ये दोनों अमेंडमेंट है क्या, 19 एंड 19B? बेटा अमेंडमेंट नहीं, ये पुराना चला आ रहा है। पहले ये एप्लीकेबल था खाली 30 सितंबर 2020 तक, फिर 30 सितंबर 2021, अब 30 सितंबर 2022 तक एग्जम्प्ट कर दिया इसको। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का, श्योर? थैंक्स।